लेट्स जल्दी से डू दिस। अच्छा, मेडिकल फिजिक्स पहले देख रहे हैं, पहले अल्ट्रासाउंड्स को देख रहे हैं। ठीक है, अल्ट्रासाउंड में सबसे पहली चीज जो ये है कि अल्ट्रासाउंड्स बनती किस तरह से। अच्छा, बाकी तो सबको पता होगा अल्ट्रासाउंड्स होती क्या है। अच्छा, अल्ट्रासाउंड्स बनती कैसे हैं। यू गेट अ क्वार्ट्ज क्रिस्टल। ठीक है, क्वार्ट्ज क्रिस्टल क्या होता है। क्वार्ट्ज क्रिस्टल एक पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल होता है। ठीक है, पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल क्वार्ट्ज से बने हुए होते हैं। अच्छा, पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स में ये जो क्वार्ट्ज क्रिस्टल होते हैं सिलिकॉन और ऑक्सीजन से बने हुए होते हैं। ठीक है, मसला क्या होता है कि जैसे अगर सिलिकॉन यहाँ पे है तो उसके सामने ऑक्सीजन होने की वजह थोड़ा सा टेढ़ा होगा, थोड़ा सा, मतलब दे आर नॉट आमने सामने एक दूसरे के। ठीक है, तो इससे बड़ा जो है इसको एक बड़ी इसकी प्रॉपर्टी जो है वो एनहांस होती है, इससे एक चीज डिफाइन होती है इसकी। खैर बहरहाल हमने क्या किया, हमने ही देखा कि जब हम क्वार्ट्ज को जो है वो दो सिल्वर प्लेट्स के बीच में सैंडविच कर देते हैं और उसको इलेक्ट्रिकल वोल्टेज देते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इसको प्लस कर देते हैं, इसको माइनस कर देते हैं, तो वो कंप्रेस कर देता है फॉर एग्जांपल, और उसको उल्टा कर देते हैं तो वो स्ट्रेच करता है। ठीक है, ये होता क्यों है, बिकॉज ये जो सिलिकॉन और ऑक्सीजन एटम्स की कोइंसिडेंट नहीं होने की वजह से ये जो चार्जेस की जो कहानियां वगैरह उसकी चार्जेस की कहानी हमें नहीं पढ़ना, लेकिन बहरहाल द मेन रीजन इज सिलिकॉन और ऑक्सीजन एटम्स वो कोइंसिडेंट नहीं होते। ठीक है, तो ये मसला होता है क्वार्ट्ज क्रिस्टल के साथ। अच्छा, ये कहानी रिवर्स में भी चलती है। अगर आप क्वार्ट्ज क्रिस्टल को कंप्रेस कर दो या स्ट्रेच कर दो तो उसके अक्रॉस फिर वोल्टेज बनता है। कंप्रेशन में जो वोल्टेज बनेगा उसका उल्टा होगा जो एक्सपेंशन में बन रहा होगा। ठीक है जी। अच्छा, अब आ जाते हैं बात पे, हमने अल्ट्रासाउंड बनाना शुरू कर दी बिकॉज अल्ट्रासाउंड इस तरीके से क्यों बनाते हैं, वाई नॉट अ स्पीकर या कुछ, मतलब स्पीकर से क्यों नहीं, स्पीकर पे ये 400 किलोहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी चला दो, वो तो हम इलेक्ट्रिकल फ्री ये सिग्नल तो दे सकते हैं बड़ी आराम से, क्यों नहीं हम वो उसी से कर दें। मसला क्या होता है कि स्पीकर में वो मूविंग डायफ्राम होती है। ठीक है, उसमें लिमिटेशन इस बात की आ जाती है कि वो डायफ्राम इतनी जल्दी आगे पीछे नहीं हो सकती है। ठीक है, तो उससे वो आप अच्छी अल्ट्रासाउंड नहीं बना सकते हो। वेर एज फॉर दिस क्रिस्टल, इस पे आप आराम से ये 400 किलो हर्ट्ज 600 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी लगा सकते हो और ये फिर उस पर रेजोनेट करेगा और बहुत अच्छी आपको अल्ट्रासाउंड बना के देगा। अच्छा, तो हम क्या करते हैं, हम दो सिल्वर प्लेट्स के बीच में क्वार्ट्ज क्रिस्टल को सैंडविच कर देते हैं। ठीक है जी। सो सबसे पहले आप, अगर एक आंसर आता है कि जनरेशन ऑफ अल्ट्रासाउंड के बारे में आप हमें बताओ, तो वही पीजोइलेक्ट्रिक क्रिस्टल है, दो सिल्वर प्लेट्स के बीच में सैंडविच है। ठीक है जी। अच्छा, ये इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स क्वार्ट्ज से बने हुए हैं, इसमें सिलिकॉन और ऑक्सीजन एटम्स जो है वो कोइंसिडेंट नहीं होते हैं। हम क्या करते हैं, हम अप्लाई करते हैं एक ऑल्टरनेटिंग करंट ऑफ जो भी फ्रीक्वेंसी हमें चाहिए। जैसे हमें फॉर एग्जांपल 400 किलोहर्ट्ज की अल्ट्रासाउंड चाहिए तो हम 400 किलोहर्ट्ज का ऑल्टरनेटिंग करंट लगा देंगे इसमें। ऑल्टरनेटिंग करंट जब लगाते हैं तो वो क्रिस्टल जो है वो कंप्रेस स्ट्रेच कंप्रेस स्ट्रेच कंप्रेस स्ट्रेच कंप्रेस स्ट्रेच पीरियोडिकली होता रहता है एज अकॉर्डिंग टू दी फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिग्नल। ठीक है जी। दूसरी बात, हम क्या करते हैं, हम क्रिस्टल को काट देते हैं ऐसे कि उसकी जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है और जो फ्रीक्वेंसी हम लगा रहे हैं वो रेजोनेट करना शुरू कर दिया उस फ्रीक्वेंसी पे। तो हम ये कहानी भी कर देते हैं। तो ये फिर जब कंप्रेस स्ट्रेच होता है तो रेजोनेट मतलब बहुत ज्यादा कंप्रेस होता है, बहुत ज्यादा स्ट्रेच होता है। उसकी वजह से हमें क्या मिलती है, उसकी वजह से हमें बहुत ज्यादा हाई एम्पलीट्यूड अल्ट्रासाउंड मिलती है जिसको हम डायरेक्ट कर देते हैं इनसाइड ऑफ दी बॉडीज। ठीक है जी। तो अल्ट्रासाउंड की जो प्रोडक्शन का कहानी है वो ये, इसी का रिवर्स जो है वो डिटेक्शन में जाता है। एक अल्ट्रासाउंड का जो क्रिस्टल है कि जो पीएजो क्रिस्टल है ये जनरेट भी करता है, ये डिटेक्ट भी करता है। तो अब वापस में रिवर्स में कहानी क्या होगी कि अब सिग्नल कोई आ रहा है, अब वापस अल्ट्रासाउंड आ रही है इस पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल में। तो पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल में जब आएगी तो वो उसको कंप्रेस करवाएगी, ये साउंड करवाएगी, इसको साउंड विल मेक इट कंप्रेस एंड स्ट्रेच। तो जब वो कंप्रेस स्ट्रेच होगा ऑब्वियसली अल्ट्रासाउंड की जो फ्रीक्वेंसी आ रही होगी वो उसकी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी मैच ही कर रही होगी, क्योंकि आपने पहले ही रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी भेजी थी। तो वो जब आएगी तो इसको रेजोनेट करवाएगी कंप्रेस स्ट्रेच। इट विल कंप्रेस एंड स्ट्रेच दी क्रिस्टल। उसकी वजह से क्रिस्टल पे ऑटोमेटिकली चार्ज प्रोड्यूस होगा, उसकी वजह से क्रिस्टल पे ऑटोमेटिकली वोल्टेज प्रोड्यूस होगा। वो वोल्टेज हम पढ़ लेते हैं। तो एक कहानी है कि हम ऑल्टरनेटिंग लगा के क्रिस्टल को कंप्रेस स्ट्रेच करवा के अल्ट्रासाउंड बनाते हैं। दूसरी कहानी है अल्ट्रासाउंड वापस आके क्रिस्टल को कंप्रेस स्ट्रेच करवाती हैं और फिर हम वो वोल्टेज पढ़ लेते हैं जो भी ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज हमारे पास आ रहा है। सो दिस इज द कहानी फॉर योर जनरेशन एंड डिटेक्शन। अच्छा, नेक्स्ट अब जो है इसमें तो कुछ खास नहीं है इस डायग्राम में, दिस इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट, इतना कुछ खास नहीं है। अब आ जाओ कैलकुलेशंस पे। अच्छा, कैलकुलेशंस के लिहाज से यू नीड टू नो थ्री डिफरेंट थिंग्स। ठीक है जी। थ्री डिफरेंट थिंग्स में सबसे पहली चीज ये है कि एक चीज है हमारी स्पेसिफिक अकूस्टिक इम्पिडेंस। ठीक है जी। स्पेसिफिक अकूस्टिक इम्पिडेंस क्या है, वो है जेड इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ द मीडियम इनटू द स्पीड ऑफ साउंड इन दैट मीडियम। ठीक है, तो जो भी मीडियम है उसकी स्पीड ऑफ साउंड क्या है उस मीडियम में, उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, जेड आ जाता है। अच्छा, जेड का अपने ओन पे कोई फायदा नहीं है हमें। जेड हम इस्तेमाल करते हैं टू कैलकुलेट दिस अल्फा। अल्फा क्या होता है, अल्फा हमें बताता है हमारा कितना फैक्टर रिफ्लेक्ट हुआ है, यानी ये बताता है कितनी इंटेंसिटी रिफ्लेक्ट हुई है अपॉन ऑब्वियसली द इंसिडेंट इंटेंसिटी। सो रिफ्लेक्टेड इंटेंसिटी अपॉन इंसिडेंट इंटेंसिटी इज अल्फा विच इज द फैक्टर रिफ्लेक्टेड। ये कैसे देते हो आप, ये देते हो थ्रू डेल्टा जेड अपॉन सम ऑफ जेड होल स्क्वायर। डेल्टा जेड अपॉन सम ऑफ जेड
होल स्क्वायर। अगर आपको रिफ्लेक्टेड की जगह ट्रांसमिटेड देना हो तो ट्रांसमिटेड कैसे दोगे, इसका उल्टा। यानी अगर फैक्टर ये था, फैक्टर क्या होगा, फैक्टर हमेशा 0 से 1 के बीच में ही हो सकता है ये, ठीक है। तो अगर रिफ्लेक्शन का फैक्टर ये था तो 1 में से अगर ये सब्ट्रैक्ट कर लोगे तो आपके पास ट्रांसमिशन का फैक्टर आ जाएगा। तो 1 माइनस अल्फा इज योर आई टी अपॉन आई आई विच इज दी ट्रांसमिशन का फैक्टर, ठीक है जी। और इंसिडेंट इंटेंसिटी या तो रिफ्लेक्ट होती है या ट्रांसमिट होती है, और कोई कहानी इसमें नहीं होती है। तो आई आर प्लस आई टी विल ऑलवेज बी इक्वल टू आई आर। ये हो गई हमारी एक कहानी। जो आ जाओ स्पेसिफिक अकूस्टिक इंपीडेंस ढूंढनी पड़ जाएगी मोस्ट प्रॉब्ली, कभी कभार ढूंढनी पड़ जाती है, कभी कभार एग्जामिनर वाइज होता है कैलकुलेट करनी पड़ जाती है, फिर उसके थ्रू अल्फा निकालना हो, रिफ्लेक्टेड वाला कहानी देखनी हो, या आपको ट्रांसमिटेड वाली कहानी देखनी हो, दैट्स बेस्ड ऑन द क्वेश्चन, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्या ये बात याद रखनी है कि ये अल्फा जो है वो एक फैक्टर है। इसी तरह ये 1 माइनस अल्फा ये फैक्टर ऑफ ट्रांसमिटेड है। तो फैक्टर ऑफ रिफ्लेक्टेड इज अल्फा, 1 माइनस अल्फा इज फैक्टर ऑफ ट्रांसमिटेड। ये फैक्टर्स वाली कहानी जो है वो दिमाग में रखनी है। फिर इधर आ जाओ, एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट, लीनियर अटेन्युएशन कोफिशिएंट, ये क्या है ब्ला ब्ला, इसके बारे में देखेंगे। इसकी एक्चुअल डेफिनेशन कुछ खास इसमें नहीं है। द एक्चुअल थिंग दैट वी नीड टू नो, इसकी जब अल्ट्रासाउंड जो है वो एक मीडियम में जा रही होती है, ठीक है, तो वो अटेन्युएट करती है। अटेन्युएट का मतलब उसके अंदर ग्रेजुअल लॉस ऑफ पावर होता है, ठीक है, तो वो ऑटोमेटिकली अपनी एनर्जी खोती जाती है। तो वो जो एनर्जी जिस रेट से खोती है, ठीक है जी, जिस फैक्टर से वो अपनी एनर्जी खोती है, वो ये रहा वो फैक्टर। दैट फैक्टर इज ई माइनस के एक्स या ई माइनस म्यू एक्स। म्यू क्या होता है, म्यू होता है एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट, जो हम ई की पावर को रेज करते हैं ताकि हमारे पास वो डिके इक्वेशन में जो भी इसकी इक्वेशन मिल जाए। बहरहाल आपको ये फॉर्मूला याद रखना है कि आई, ये आई क्या है, ये आई ये है कि अगर ये मीडियम था, इसमें यहां पे हमने इंटेंसिटी आई रखी हुई थी, तो मीडियम में से सपोज करो 10 सेंटीमीटर के मीडियम में से गुजरने के बाद ये आए अब क्या आ रहा है, ठीक है जी। सो दिस इज दैट। तो अल्ट्रासाउंड में तीन कहानियां होती है। तीन कहानियां, दो कहानियां पहले डिस्कस कर चुके हैं, या तो रिफ्लेक्ट कर देगी या तो वो ट्रांसमिट कर देगी। और तीसरी कहानी ये है कि जब वो एक मीडियम में जाती है तो वो अटेन्युएट करती है, ठीक है जी। और वो अटेन्युएशन की जो इक्वेशन निकलेगी वो निकलेगी थ्रू आई इक्वल्स टू आई नॉट ई माइनस के एक्स या म्यू एक्स लिखा होगा, जो भी लिखा होगा। एक्स जो है वो डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगा इन द टिश्यू। अच्छा, द सेकेंड थिंग इज के अगेन इसमें ये चीज फैक्टर है इसका, दिस इज द फैक्टर। तो इस फैक्टर को भी हम अपने दिमाग में रखेंगे। अच्छा ना, ठीक है, चलो लेट्स गो ऑन टू सम थिंग्स, इसको देखते हैं। अच्छा ना, देयर आर सम एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, आई डोंट बिलीव आई नीड टू गो ओवर देम, ठीक है। पीडीएफ रिव्यू कर लोगे, आसान है, इसमें कुछ मुश्किल नहीं है। जो रिव्यू करवाना है वो एक ये आंसर करवाना है। एक आंसर आता है कि आउटलाइन द यूज ऑफ अल्ट्रासाउंड टू ऑब्टेन डायग्नोस्टिक इंफॉर्मेशन अबाउट इंटरनल बॉडी स्ट्रक्चर्स। तो अल्ट्रासाउंड कैसे इस्तेमाल हो रही हैं। एक हमने क्वेश्चन कैसे कहा, जनरेशन का, जनरेशन में हमने जनरेशन वाली कहानी लिख दी। एक क्वेश्चन हमने कल देखा था डिटेक्शन का, उसमें हमने डिटेक्शन की कहानी लिख दी। ये क्या है, दिस इज और आउटलाइन द यूज ऑफ अल्ट्रासाउंड। इसमें जनरेशन का लफ्ज नहीं है, इसमें डिटेक्शन का लफ्ज नहीं, यानी मतलब ये बोल रहे हैं अल्ट्रासाउंड इस्तेमाल कैसे होती है टू प्रोड्यूस एन इमेज, ये आप हमें बताओ, ठीक है। तो वो कैसे करते हैं, हम इस तरह से करते हैं कि हम पल्सेस ऑफ अल्ट्रासाउंड, छोटी छोटी पल्सेस जो है वो डायरेक्ट कर देते हैं इनटू दी बॉडी। अच्छा, अब एक बड़ा मसला होता है कि बॉडी में जब डायरेक्ट ट्रांसमिशन कर रहे होते हो तो वो हवा से बॉडी में जाना बहुत अनलाइकली होता है, क्योंकि उनका जैसे बिकॉज वी लुक्ड एट अ क्वेश्चन, तो जो हवा का जो जेट है, हवा का जो जेट है, ठीक है, लेट्स से द जेट ए, दैट इज वेरी वेरी स्मॉल कंपेयर टू द जेट ऑफ द सॉफ्ट टिश्यू जो आपकी स्किन के लायक, ठीक है। उसकी वजह से जब आप डेल्टा जेट अपॉन सम ऑफ जेड स्क्वायर होल्स निकालोगे, सो सम ऑफ जेड होल स्क्वायर, ये क्या था, ये था अल्फा, ठीक है। तो क्योंकि ये दोनों के बीच में इतना बड़ा डिफरेंस है तो उनका डेल्टा जेड जब लेते हैं तो ये बहुत ज्यादा आता है। मसला क्या होता है कि उसकी वजह से अल्फा यानी फैक्टर रिफ्लेक्टेड भी बहुत ज्यादा आता है, राइट। उसकी वजह से ये हमें पता चलता है कि जब हम अल्ट्रासाउंड भेज रहे थे बॉडी में हवा से, तो उससे आगे कुछ जाती नहीं थी, पूरी की पूरी वेव रिफ्लेक्ट करके ही वापस आ जाती थी। सो दैट वाज अ बिग प्रॉब्लम, वी डिडंट वांट दैट। तो हमने क्या किया, हमने फिर कोई ऐसा मटेरियल देखा जिसका सॉफ्ट टिश्यू से मिलता जुलता ये हो, जेट हो, और हमें मिला पानी। तो हमने पानी को, अब पानी तो वैसे नहीं लगा, पानी तो सूख जाता है, तो हमने क्या किया, हमने पानी को थोड़ा सा जेल फॉर्म में ले आए ताकि वो जब लगाए तो फौरन नहीं सूखे, डिजॉल्व, वो डिसइंटीग्रेट फौरन हो जाती है, वो थोड़ी देर बाद वो डिसइंटीग्रेट खुद ही हो जाती है। लेकिन हम पानी टाइप एक जेल लगाते हैं जिसका जेड और सॉफ्ट टिश्यू का जेड बराबर होता है तकरीबन, तो उसकी वजह से ये फिर डेल्टा जेड बहुत ज्यादा कम आता है। उसकी वजह से जो रिफ्लेक्टिंग होती है आपकी, जो शुरू में ही जो रिफ्लेक्शन है वो कम हो जाती है, आप फिर ज्यादा से ज्यादा ट्रांसमिट कर देते हो। अच्छा,
तो आपने पल्सेस भेजी, जेल लगा के भेजी ताकि मोस्ट ऑफ देम गेट ट्रांसमिटेड। अच्छा, फिर क्या होता है अल्ट्रासाउंड में, ये होता है कि यू आर हैविंग, आपकी बॉडी में सपोज करो ये आपका स्किन का है, फिर आपका ये फैट शुरू हुआ, ये फैट आ गया, ये आपकी स्किन थी, ये जो है वो आपकी मसल आ गई, ठीक है जी, ये आपका ब्लड आ गया, और ये आपकी बोन आ गई, ठीक है जी। तो अल्ट्रासाउंड जो है वो क्या करती हैं, अब ये जो एक मटेरियल से दूसरे मटेरियल में ट्रांजिशन होती है, यानी स्किन से अब अगर मैं फैट बन रहा हूं तो ये चीज कहलाएगी बाउंड्री लेयर, फैट से अगर मैं मसल बन रहा हूं तो बाउंड्री लेयर, मसल से ब्लड बाउंड्री लेयर, ब्लड से बोन बाउंड्री लेयर। बाउंड्री लेयर क्या है, जब आप एक मटेरियल से दूसरे मटेरियल में ट्रांजिशन कर रहे हो, ठीक है जी। तो तीन कहानियां होती, अगेन उन तीन कहानी को देखते हैं वो कहाँ कहाँ होती है। एक कहानी तो अटेनुएशन की यहाँ पे होगी, कि आपने जो भेजी यहां से इंटेंसिटी, वो सबसे पहले तो उस मीडियम में अटेनुएट करती है, ठीक है जी। कौन सा फैक्टर था उसका, ई माइनस के एक्स वाला फैक्टर था, ठीक है जी। अच्छा, फिर अब सपोज करो मुझे यहाँ पे निकालना है कि यहाँ से जो रखते आ रही है वो कैसे आ रही है, तो अब क्या होगा, कुछ ना कुछ तो रिफ्लेक्ट करेगी, कुछ ना कुछ ट्रांसमिट करेगी। वो ट्रांसमिट का फैक्टर क्या है, 1 - अल्फा से निकालेंगे। फिर दोबारा से अटेनुएशन होगी, फिर रिफ्लेक्ट करेगी, फिर ट्रांसमिट करेगी, फिर ट्रांसमिट, फिर इधर। अब मुझे ट्रांसमिशन करने का कोई फायदा नहीं है, मुझे इधर से वापस आने का ले लेना है। सो देन आई बी टेकिंग द रिफ्लेक्शन वाला एंड देन कंटिन्यूइंग। तो बात क्या है समझने की बात यह है कि हमेशा बाउंड्री लेयर पे या तो आपको रिफ्लेक्शन कंसिडर करनी है या तो आपको ट्रांसमिशन कंसिडर करनी है बेस्ड ऑन योर केस सिनेरियो। और जो आपकी जो ड्यूरिंग द मीडियम है, यानी मीडियम के दरमियान में, तो आपके पास वो अटेनुएशन वाली चीज हो रही होगी, जो इसकी ग्रेजुअल लॉस ऑफ पावर या एनर्जी हो रहा है। अच्छा, तो होता यह है कि अल्ट्रासाउंड जो है वो हर मीडियम में अटेनुएट करती हैं, ठीक है, और हर बाउंड्री लेयर पे रिफ्लेक्ट करती है, ठीक है, एंड सिमिलरली ट्रांसमिट भी करती होंगी हर बाउंड्री लेयर पे। अच्छा, अपॉन रिफ्लेक्शन द सिग्नल्स आर रिसीव्ड बैक एंड प्रोसेस्ड। द टाइम डिले बिटवीन पल्सेस गिव्स द डेप्थ ऑफ द बाउंड्री। तो जैसे ये है कि मैंने एक चीज भेजी, अब वो चीज लगने के बाद वापस आई है, तो इफ आई नो कितने टाइम में आई है, आई नो द वेलोसिटी ऑफ दिस थिंग, तो आई कैन वर्क आउट कि इसका डिस्टेंस क्या था, तो यूजिंग द इक्विलोकेशन वाला कॉन्सेप्ट। तो जो टाइम डिले है उससे हम डेप्थ निकाल लेते हैं, वो बाउंड्री कितनी, वो मीडियम कितना बड़ा था, ठीक है। और दूसरी बात ये कि जो हमें इंटेंसिटी मिलती है रिसीव सिग्नल की, उससे पता चला हमें नेचर ऑफ दी बाउंड्री, क्योंकि हमें पता है हर मीडियम में अटेनुएशन होनी है, राइट। सो जो अटेनुएट होकर हमें वापस मिलती है, हम उससे अंदाजा लगा लेते हैं अच्छा ये मीडियम कौन सा होगा, ठीक है, बिकॉज वी हैव बिल्ट स्टैंडर्ड्स, हमने बहुत सारे पेशेंट्स पे किया, तो हमें पता चल गया अच्छा ये सब ऑब्वियसली हर बंदा सिमिलर ही होता है तकरीबन। तो वी हैव बिल्ट स्टैंडर्ड्स, स्किन के अंदर अटेनुएशन कोफिशिएंट यही है, इतना ही होता है स्टैंडर्ड, तो इस तरीके से वी कैन बिल्ड अप इमेजेस वेरी वेरी एक्यूरेटली। और फिर ये जो है वो आपका आंसर ये कंप्लीट हो जाएगा। दिस इज द आंसर फॉर योर यूज, ठीक है जी। अच्छा, अब जो बात करनी है वो बात ये करनी है कि लेट्स टेक क्वेश्चन दैट यू गाइस कैन सी क्लियरली। अच्छा, अब सपोज करो ये है, ठीक है जी। वो क्या बोल रहे हैं, वो ये बोल रहे हैं कि हमने जो है वो इंटेंसिटी आई इधर भेजी, मसल में से जाती है वो, ठीक है जी, बोन पे से वो रिफ्लेक्ट करके वो वापस से मसल पे आ जाती है, ठीक है जी। उन्होंने यही बोला, जनरेट साउंड रिफ्लेक्टेड द मसल बोन बाउंड्री टू द सरफेस ऑफ द मसल। कैलकुलेट द इंटेंसिटी रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट एट द मसल बोन बाउंड्री, वो आप निकाल लोगे अल्फा से डेल्टा जेड अपॉन सम ऑफ जेड स्क्वायर्ड, वो कोई मुश्किल कहानी नहीं है, ठीक है। लेकिन वो अक्सर और बेशतर क्वेश्चन कुछ ऐसा पूछेंगे आपसे, फिर हो सकता है आपको पार्ट बाय पार्ट पूछ ले, देखिए इक्वेशन लगा लो, पार्ट बाय पार्ट पूछ ले, ये इंटेंसिटी रिफ्लेक्टेड क्या है, अल्फा बता दो, जेड बता दो, ये मतलब पार्ट बाय पार्ट अलग कहानी है उसकी। लेकिन एक क्वेश्चन जरूर होता है कि आप हमें पूरी कहानी बता दो, कि ये जो यहां से गई रिफ्लेक्ट होके आई फिर वापस आई, आप पूरी कहानी बताओ। तो इसको करने का सबसे आसान तरीका एक है कि आप क्या करो, आप अपने पास ये डेटा बना लो कि हुआ क्या क्या। आपको पता है कि आपने एक दफा अटेनुएट करा है इन मसल, फिर आपने रिफ्लेक्ट किया, और फिर आपने दूसरी दफा अटेनुएट करा इन मसल। तो आपने 4.1 सेंटीमीटर ऑफ मसल में 2 दफा अटेनुएट किया, 4.1 सेंटीमीटर ऑफ मसल में आपने 2 दफा अटेनुएट किया। अच्छा, और वो अटेनुएट का फैक्टर क्या था, अटेनुएट का फैक्टर था ई माइनस के एक्स। तो एक्स की जगह ये 4.1 रख के, मसल का के रख के, ठीक है जी, आप क्या कर लोगे, आप ये निकाल लोगे कि वो फैक्टर क्या आ रहा है, ठीक है जी। अभी कितनी दफा था फैक्टर, ये फैक्टर था 2 दफा। तो आप क्या कर दोगे, आपके पास जो आंसर आया आपने उसको स्क्वायर कर दिया। तो यहाँ पे यही किया हमने, वो फैक्टर पहले ही निकाल लिया था, इधर निकाला हुआ ई माइनस के एक्स 0.39, मैंने उसको फिर स्क्वायर कर दिया ताकि मेरे पास वो फैक्टर आ जाए, वो एग्जैक्ट वो फैक्टर आ जाए जिससे मैं अटेनुएट कर रहा हूँ। फिर एक हमारे पास रिफ्लेक्शन हुई थी, रिफ्लेक्शन की हम सबको पता है वो अल्फा थी,
अल्फा भी उन्होंने हमसे पहले ही वर्कआउट करवा लिया था। तो अल्फा और ये, अब आपने सिर्फ और सिर्फ इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, आई नॉट के अंदर मल्टीप्लाई करना है, आपके पास आपकी रिजल्टेंट इंटेंसिटी आ जाएगी। ठीक है जी। सो दिस इज समथिंग दैट यू विल ऑलवेज बी फॉलोइंग। हाँ, एग्जामिनर करवाता है पार्ट बाय पार्ट चीजें सॉल्व करवा लेता है, कभी पूरा करवा लेता है कि ऊपर पूरी चीज निकलवा लेगा, कभी करवाएगा कि कुछ चीजें छुड़वा देगा, वो कहेगा कि फाइनल में निकाल लेगा बच्चा। लेकिन अंडरस्टैंड दिस थिंग कि आपको हमेशा एक छोटा सा अपने लिए डेटा सेट जरूर बनाना है, ठीक है, कि हो क्या रहा है और कितनी दफा हो रहा है, उस हिसाब से फिर आप कर लोगे। लेट्स जस्ट डू वन मोर क्वेश्चन ताकि ये चीज भी आप सब लोगों को क्लियर हो जाए। लेट्स डू ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, अब ये क्या है, ये आया फैट में I1 आई इधर से इधर तक आ गई I2 आने के बाद ये I3 रिफ्लेक्ट हुई और ये वापस इधर आ गई। तो हुआ क्या, ये हुआ कि आपने एक दफा अटेन्युएट किया फैट में, एक दफा आपने रिफ्लेक्ट किया इस बाउंड्री पे, और फिर दूसरी दफा आपने अटेन्युएट किया। तो डेटा सेट क्या है, द फर्स्ट डेटा सेट इज गोइंग टू बी, आपने दो अटेन्युएशन करी है इन 1.1 सेंटीमीटर ऑफ फैट, और दूसरी चीज क्या करी, आपने रिफ्लेक्ट करी एट फैट मसल बाउंड्री। ठीक है, फैट मसल बाउंड्री का फैक्टर कैसे आएगा, वो अल्फा है, वही डेल्टा जेड अपॉन सम ऑफ जेड स्क्वायर। अटेन्युएशन का फैक्टर कैसे आएगा, ई माइनस के एक्स डाल दोगे, दो दफा था तो स्क्वायर कर देना उसको, तीन दफा होता तो क्यूब करना पड़ता, चार दफा होता तो 4 टाइम्स करना पड़ता, पावर ऑफ 4 करना पड़ता। ठीक है, सो इस तरीके से वो इवेंचुअली फिर आपसे पूछेंगे यार ये फाइनल डेंसिटी ये है, ये कर लो वो कर लो, और आप हमें आंसर बता दो। ठीक है, आई एम गोइंग टू पुट डाउन वन क्वेश्चन ताकि हम एक चीज प्रैक्टिस भी कर लें साथ में क्लास में। एक क्वेश्चन जरा यार मुझे याद आता है बहुत अच्छा सवाल, आई एम गोइंग टू ट्राई एंड सी अगर मैं वो ही उठा सकूं। ठीक है जी। अच्छा, ना हो क्या रहा है, a parallel beam of ultrasound is intensity I naught as it enters a muscle. The beam passes through a thickness of 3.4 centimeter of muscle before being incident on the boundary with the bone as shown in figure 4.1. ठीक है जी। तो ये मसल में से जाती है आई नॉट, ठीक है जी, जाती है 3.4 सेंटीमीटर ऑफ मसल में से गुजर जाती है। द इंटेंसिटी ऑफ द अल्ट्रासाउंड बीम एज इट पासिस थ्रू द बोन इज IT. Some data for the muscle and bone are given in figure 4.2. Calculate the ratio IT upon I naught. हमें IT अपॉन आई नॉट निकालना है और हमें 5 मार्क्स का जो है ये सवाल दिया हुआ है। ठीक है जी, तो यानी इस सवाल में काफी ज्यादा जाने। अच्छा ना, IT क्या है, IT उन्होंने बोला है कि द इंटेंसिटी ऑफ द अल्ट्रासाउंड बीम एज इट पासिस इनटू द बोन इज IT, यानी ये ट्रांसमिशन वाला फैक्टर मांग रहे हैं, मतलब इसमें जो है हमारे पास ट्रांसमिशन हुई है। अच्छा, और पहले क्या कहानी हुई, पहले ये कहानी हुई कि हम अटेन्युएट करते हुए आएंगे उसमें। तो लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल मेक अ डेटा सेट, क्योंकि IT अपॉन आई नॉट, अगर मुझे IT निकालना है आई नॉट के टर्म्स में तो मुझे वो पूरी कहानी करनी पड़ेगी। अच्छा, डेटा सेट क्या है, डेटा सेट ये है कि आपने सबसे पहले क्या किया, यू अटेन्युएटेड इन द मसल फॉर 3.4 सेंटीमीटर्स। सो अटेन्युएशन, बल्कि एक साथ पहले कर लेते हैं, आपने अटेन्युएट किया और फिर आप ट्रांसमिट कर गए, उन्होंने यहीं से पूछे कोई रिफ्लेक्ट करके कुछ नहीं आया तो ठीक है, तो आपने अटेन्युएट किया, एक ही दफा अटेन्युएट किया, तो आई एम गोइंग टू राइट दिस एज वन अटेन्युएशन इन 3.4 सेंटीमीटर ऑफ मसल। और दूसरी क्या कहानी करी आपने, दूसरी ये कहानी करी कि आपने एक ट्रांसमिशन करी है मसल बोन बाउंड्री के क्रॉस। सो वन ट्रांसमिशन अक्रॉस मसल बोन बाउंड्री, हमने ये भी कर लिया, एंड नाउ लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग। अच्छा नाउ, अब अगर मुझे IT अपॉन आई नॉट निकालना है तो IT क्या होगा, IT होगा इज इक्वल्स टू आई नॉट, और उसमें जो जो फैक्टर्स होंगे वो हम लिख लेंगे। ठीक है, तो उन डेटा सेट्स के साथ उनके फैक्टर्स भी डिसाइड कर लेते हैं कि फैक्टर्स क्या होंगे। अच्छा, अटेन्युएशन का फैक्टर कहां से आता है, व्हाट वाज द अटेन्युएशन का फैक्टर, देखिए इक्वेशन के थ्रू, तो यू विल यूज दी E-KX वाला फैक्टर। ठीक है जी, तो हम यहाँ पे E-KX वाला फैक्टर इस्तेमाल करेंगे फॉर दिस। अच्छा, एंड देन वन ट्रांसमिशन, तो ट्रांसमिशन का क्या फैक्टर था, नो, ट्रांसमिशन का फैक्टर अल्फा क्या था, अल्फा था फैक्टर रिफ्लेक्टेड। तो इफ आई वांट टू गेट द ट्रांसमिशन का फैक्टर वो कैसे आएगा, दैट विल कम थ्रू 1 - अल्फा। ठीक है, अभी भी जस्ट डिस्कस किया। तो आपको फैक्टर रिफ्लेक्ट चाहिए तो आप अल्फा लोगे, अगर आपको ट्रांसमिटर का फैक्टर चाहिए तो आपको 1 - अल्फा करना पड़ेगा। तो वी विल डू 1 - अल्फा इन दिस केस। ठीक है जी, इतनी हमने बात कर ली, अब कर लेते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले तो हमने मसल में अटेन्युएट किया है फॉर 3.4 सेंटीमीटर। तो
जो मसल की अटेन्युएशन का जो होगा फैक्टर वो कैसे आएगा, वो आएगा ई, मसल का लीनियर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट 23 पर मीटर में दिया हुआ है, सो 23 माइनस 23, और जो हम चले हैं 3.4 सेंटीमीटर में। अच्छा इधर एक बड़ी प्रॉब्लम करते हैं बच्चे, यहाँ पे पर मीटर में दिया हुआ है, तो अब मुझे इसको पर मीटर में लेना पड़ेगा। अगर ये पर सेंटीमीटर दिया होता तो फिर इसको पर सेंटीमीटर ही छोड़ देते, कि उसको फिर नहीं करते कोई छिड़कानी। अगर ये पर मिलीमीटर में दिया हो तो ये भी पर मिलीमीटर में, ये भी मिलीमीटर दे तो फिर कोई छिड़कानी नहीं करते। तो बस ये अपनी डिमेंशनल कंसिस्टेंसी भी लेके चला करनी है मीटर में, अभी मुझे इसको भी फिर मीटर में करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको 3.4 इंटू 10⁻², ये आ गया मेरा फैक्टर जो मैंने अटेन्युएट किया है इन 3.4 सेंटीमीटर ऑफ मसल। उसके बाद मैंने कौन सा फैक्टर निकालना है, मैंने वो फैक्टर निकालना है जो मेरा 1 माइनस अल्फा आ रहा है। अल्फा कैसे आता है, अल्फा आता है डेल्टा जेड अपॉन सम ऑफ जेड होल स्क्वायर। तो वी विल डू 1 माइनस डेल्टा जेड अपॉन सम ऑफ जेड होल स्क्वायर कर लेते हैं। 1 माइनस हमारा डिफरेंस ऑफ जेड क्या आ रहा है, ये लिखे हुए दोनों की स्पेसिफिक अकूस्टिक इंपीडेंस 6.3 माइनस 1.7, so 6.3 minus 1.7 into 10 to the power 6 divided by 6.3 plus 1.7 into 10 to the power 6, और पूरे पे क्या है हमारा, पूरे पे होल स्क्वायर है। तो can anyone calculate both of the factors for me? What are we getting for both of the answers? 0.6693, ये 0.45, अच्छा 0.457 आई बिलीव बच्चे इसका बोल रहे हैं, और 0.6693 बोला था प्रदीप ने, वो इसका था 0.6693। अच्छा 0.5457, इसके आगे कुछ और आ रहा है, आई गेस इट्स वॉज अ 5, ठीक है। और यहाँ पे भी एक जो राउंडिंग ऑफ मेरा रहा है 0.6694 बोले फिर, ठीक है जी। तो 75 था उसके आगे तो 4 बोले। अच्छा एंड देन आई टी क्या हो जाएगा, आई टी हो जाएगा आई नॉट में रख के हमने क्या कर देना है, हमने ये दोनों चीजें मल्टीप्लाई कर दी है, तो 0.4575 इंटू 0.6694। ध्यान में रहे मैंने कोई पावर रेज नहीं करी, वो क्यों नहीं करी, बिकॉज देर वॉज ओनली वन दफा। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, आपके पास फिर आई टी अपॉन आई नॉट का रेशियो आ जाएगा कि वो क्या आ रहा है, ठीक है। जस्ट कंफर्म कर दें, आई बिलीव इट कम्स आउट अप्रोक्सीमेटली इक्विवेलेंट टू 0.306 अप्रोक्सीमेटली। तो 0.4575 into 0.6694 that is 0.306, और हमें फाइनल आंसर कैसे देना है, we need to give the final answer to two significant, so we shall be giving this to 0.31। clear, any problems with this thing? अल्ट्रासाउंड यहाँ पे हमारी कंप्लीट हो जाती है, ठीक हो गया।